नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की विषय हिंदी कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। आज तारीख है दोस्त बच्चों 12 जुलाई। तो सबसे पहले आप इसमें अपना नाम लिख लेंगे, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। तो जल्दी जल्दी अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। इस देश में शिक्षा की शुरुआत धार्मिक दृष्टिकोण से हुई। तो यहाँ पर भारत की बात हो रही है कि भारत में जो शिक्षा का जो शुरुआत हुई वो एक धार्मिक दृष्टिकोण के रूप में हुई। देश के प्रशासकों ने शिक्षा में रुचि कम प्रदर्शित की। तो देश के जो प्रशासक थे, देश को जो चलाने वाले थे, उनकी शिक्षा में ज़्यादा रुचि नहीं थी। उनकी ज़्यादा जो रुचि थी वो थी धर्म में। सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट के बाद तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा प्रशासन का दायित्व संभाला। तो सबसे पहले 1813 में एक चार्टर एक्ट आया। उस समय जो भारत में जो सरकार थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अंग्रेजों का हमारे देश पे शासन था। तो उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा प्रशासन का उन्होंने दायित्व संभाला। यह दायित्व भी बहुत सीमित था। देश की समग्र शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया समुचित रूप से व्यय हो, यह देखना मात्र ही तत्कालीन प्रशासन का लक्ष्य था। तो सरकार ने जो राशि निर्धारित की हुई थी उनका बस ये लक्ष्य था कि ये देखना कि वो जो 1 लाख रुपया है वो पूरी समुचित रूप से पूरी तरह से वो खर्च हो जाए। आगे हम पढ़ते हैं। यह देखना मात्र ही तत्कालीन प्रशासन का लक्ष्य था। शिक्षा प्रांतों का विषय रहा। तब सरकार ने शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ किया। इसके बाद ही हमें शिक्षा प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो चार्टर एक्ट के बाद ही क्या हो, शिक्षा में हमको परिवर्तन देखने को मिला। 1921 तक शिक्षा प्रशासन केंद्रीय विषय ही रहा। 1921 के बाद से अब तक यह राज्य का विषय ही बना रहा। तो 1921 तक जो था ये केवल केंद्र का विषय था। बच्चों मैं बता दूं कि 3 तरह की सूची होती है। एक होती है केंद्रीय सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। तो पहले जो शिक्षा थी केवल केंद्रीय सूची का ही भाग था। केवल केंद्र ही उसके ऊपर कोई कानून बना सकती थी। तो इस 1921 के बाद ये राज्य का भी इस विषय बन गया। आगे पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार जैसे राज्य को सलाह देने का काम, समग्र देश की शिक्षा नीति आयोजन, देश की शिक्षा संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन, विशिष्ट क्षेत्रों की वित्तीय अनुदान, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का संचालन आदि केंद्र के अधीन रहे। तो कुछ जो विशिष्ट विभाग थे वो केंद्र ने अपने अंतर्गत रखे। आगे पढ़ते हैं। फिर भी समग्र रूप से शिक्षा संविधान में राज्य सूची में होने के कारण प्रशासन का ही विषय बना रहा। अक्टूबर 1976 में इस विषय को समवर्ती सूची में ले लिया गया। तो 1976 में इसको किस में ले लिया गया? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उसमें केंद्र भी कानून बना सकती है उन विषयों के ऊपर, और राज्य भी कानून बना सकती है। तो शिक्षा को राज्य सूची का भी वो भाग बन गया और केंद्र का भी वो बन गया। आशा की जाती है कि केंद्रीय प्रशासन अब अधिक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकेगा। तो यहाँ पर हमारी शिक्षा नीति के ऊपर बात हो रही है, किस तरह से शिक्षा में परिवर्तन हुआ, किस तरह से समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन होता चला गया और कब उसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो बच्चों जल्दी से हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चों को ये प्रश्न रहता है कि ये जो पैराग्राफ आ रहा है ये कौन सी पुस्तक से आ रहा है, उनका सिलेबस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो आपके हिंदी में पैराग्राफ आ रहे हैं ये आपके सिलेबस के नहीं है, ये आपके अनसीन पैसेज हैं। जब हमारा हिंदी का पेपर होता है उसमें 10 नंबर का आपका अनसीन पैसेज आता है, उसी तरह का ये अनसीन पैसेज जो कि आपका बुक का पार्ट नहीं है लेकिन आपके सिलेबस का ये पार्ट है। तो बच्चों अब हम इसके प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, धार्मिक शब्द से प्रत्यय को अलग कीजिए। तो बच्चों प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग दो तरह के शब्द होते हैं, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग जो होता है वो हमेशा किसी भी शब्द के आरंभ में लगेंगे, शुरू में लगेंगे, और जो प्रत्यय जो होते हैं किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। तो यहाँ पर हमको प्रत्यय को अलग करना है। तो धार्मिक में प्रत्यय क्या होगा? धर्म हो जाएगा हमारा शब्द, धर्म जमा इक यहाँ पर प्रत्यय है। उसके बाद आता है विशिष्ट एवं सीमित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विशिष्ट होता है बच्चों जैसे वीआईपी इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, अगर आपको आसानी समझना हो तो वीआईपी। तो विशिष्ट का जो अपोजिट होगा, जो विलोम होगा वो होगा सामान्य। सीमित का होगा असीमित। अगला प्रश्न है, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर दिया गया है अक्टूबर 1976 में।
अगला प्रश्न है, शिक्षा से संबंधित 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बच्चों इसका उत्तर भी इस पैराग्राफ में आप देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि 1813 के चार्टर का मुख्य उद्देश्य यह देखना था कि देश की समग्र शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये समुचित रूप से व्यय हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, आप वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में कौन से 2 परिवर्तन करना चाहेंगे? तो बच्चों इसका आप उत्तर अपने हिसाब से लिख सकती है कि अगर आपको शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने हो तो आप क्या करना चाहेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में बता दूं कि अगर मैं लिखूंगी तो मैं लिखूंगी कि मैं ये परिवर्तन करना चाहूँगी कि जो 8वीं तक पास करने वाली जो नीति है उसको मैं बदलना चाहूँगी। दूसरा परिवर्तन करना चाहूँगी, मैं सभी विद्यालयों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ना चाहूँगी, जिससे कोई भी छात्र कहीं से भी किसी भी समय अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट होती है। आप इसके प्रश्न उत्तर कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है समझ में नहीं आता या और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगी। साथ ही अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको वर्कशीट के अलावा भी अपने सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या डिपार्टमेंट का कोई सर्कुलर आपकी क्लास से रिलेटेड आता है तो उसकी जानकारी भी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो इसी के साथ बच्चों हैव अ नाइस डे। थैंक यू।